नमस्कार, जनधारा छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। राजनांदगांव जिले के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। मामला राजनांदगांव शहर के चिखली पुलिस चौकी क्षेत्र का है, जहां वर्ष 2020 में 22 अगस्त के दिन 25 वर्षीय आरोपी शेखर कोर्राम ने 3.5 वर्ष की मासूम बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर पहले तो उसे अपने घर बुलाया, फिर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद उसने बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद बच्ची और उसके परिवार के पक्ष में शहर में रैलियां निकालकर आरोपी को त्वरित फांसी देने की मांग की गई थी। गौरतलब है कि कोरोना काल की वजह से कोर्ट बंद रहने के चलते मामले की सुनवाई में कुछ बाधाएं आई। इसके बावजूद फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष जज अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश शैलेश शर्मा ने त्वरित न्याय करते हुए लगभग 1 साल में ही आज आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। इस मामले में पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता परवेज अख्तर ने कहा है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या करने वाले आरोपी को आज फांसी की सजा दी गई है। हाईकोर्ट से पुष्टि होने के बाद फांसी की तारीख तय होगी। इस ऐतिहासिक फैसले से पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है, तो वहीं इस तरह के अपराधियों का हश्र ऐसा ही होने को लेकर लोगों ने न्याय और कानून व्यवस्था पर आस्था जताई है। इस फैसले से समाज में न्याय व्यवस्था के प्रति सकारात्मक संदेश का संचार भी हुआ है। बड़ी ही बर्बरता से उसके साथ बलात्कार किया और लड़की चिल्लाए ना, इसलिए तकिया से मुंह दबा के उसकी जघन्य हत्या करी और आरोपी के ब्लड से उसका सैंपल लेकर मिलान किया गया तो डीएनए की पुष्टि हुई। तो इस तरह मामला पूरा पुष्ट पाया गया और माननीय न्यायालय श्री शैलेश शर्मा जो पॉक्सो के स्पेशल जज हैं, उनके द्वारा फांसी की सज़ा दी गई 302 और 201 में। पूर्व केंद्रीय मंत्री ऑस्कर फर्नांडिस के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि ईश्वर इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को सहन शक्ति प्रदान करे। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में बैडमिंटन एकेडमी शुरू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि खेलों के विकास के लिए धनराशि की कमी नहीं होगी। छत्तीसगढ़ खेल प्राधिकरण के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के कोचों की नियुक्ति के अलावा छत्तीसगढ़ के बड़े उद्योगों को स्टेडियम के रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। पुलिस और वन विभाग की तरह ही अन्य विभागों में खिलाड़ियों को नौकरी देने के संबंध में विचार विमर्श भी किया जाएगा। साथ ही खेल प्राधिकरण की समिति में खिलाड़ियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। और नया रायपुर स्थित ITM यूनिवर्सिटी के कैंपस में कल विश्व स्तरीय बैडमिंटन कोर्ट के शुभारंभ अवसर पर बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सचिव अजय सिंघानिया और अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी श्रीकांत किदार भी मौजूद रहेंगे। शुभारंभ के पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में ITM यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विकास सिंह ने कहा कि बैडमिंटन के प्रति छात्रों में रुझान बढ़ रहा है। हमने कैंपस के 3 फ्लोर में सुसज्जित बैडमिंटन एकेडमी बनाई है, जिसमें जिम, योग, ट्रेनिंग आदि की व्यवस्था रहेगी। जिसके पास टैलेंट है लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ऐसे बच्चों को भी एकेडमी में प्रवेश मिलेगा। बैडमिंटन एकेडमी का जो टाटा सन्स के सहयोग से निर्मित हुई है, उसका उद्घाटन कल सुबह 11 बजे होना है। मैं आप सभी लोगों को उस प्रोग्राम को कवर करने के लिए आमंत्रित करता हूं। उस एकेडमी के अंदर पूरे भारतवर्ष से, छत्तीसगढ़ से जो होनहार बैडमिंटन के प्लेयर्स हैं, उनकी कोचिंग की व्यवस्था रहेगी, उनकी बोर्डिंग की व्यवस्था रहेगी, उनके न्यूट्रिशन की व्यवस्था रहेगी। संजय शर्मा जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, संजय मिश्रा जी जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनके विशेष डायरेक्शन में कोचेस होंगे जो बच्चों की ट्रेनिंग करेंगे और वो भी अपनी तरफ से अभियान चलाकर छत्तीसगढ़ से होनहार प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उनको कोचिंग के लिए लेके आएंगे एकेडमी के अंदर। रायपुर के एकात्म परिसर में आज भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई।
इस बैठक में धर्मांतरण के मुद्दे पर सरकार को घेरने फिर से रणनीति तैयार की गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर भाजपा द्वारा चलाए जाने वाले सेवा और समर्पण अभियान को लेकर भी तमाम चर्चाएं की गई। बैठक के बाद पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय रहने वाली पार्टी है। आने वाली 15 तारीख को सभी 16 मंडलों में और हमारे कार्यकर्ता जाकर पुलिस थाने में धर्मांतरण करवाने वालों के खिलाफ में रिपोर्ट करेंगे और साथ में जिन लोगों ने जिनका वीडियो प्रसारित हो रहा है, वायरल हो रहा है कि जिन्होंने कहा है कि धर्मांतरण करवाने का हमको अधिकार है, संविधान को जला दिया जाए, जो देशद्रोही जैसी बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सरायपाली में भी कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष के घर में धर्मांतरण करने का मामला आया और वो फरार हो गया, उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं की। और साथ में आने वाली 17 तारीख से लेकर 7 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के जन्मदिन से लेकर और मोदी जी के राजनीति में आने तक का जो कार्यकाल है, ये 20 दिनों तक सेवा के काम, पर्यावरण के काम, सेवा ही संकल्प है। उसको लेकर वार्ड वार्ड में और लोगों के घर घर तक जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के संदेश को पहुंचाएंगे। केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पहले ही निर्देश जारी कर विभिन्न राज्यों में मौजूद आरटीओ बैरियर को हटाने के लिए कहा था। इस निर्देश के बाद प्रदेश सरकार द्वारा अपना पक्ष रखते हुए बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में इन आरटीओ बैरियर्स की क्या उपयोगिताएं हैं और इन्हें हटाए जाने से किन परेशानियों का सामना प्रदेश को करना पड़ सकता है। उधर कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने केंद्र सरकार के इस निर्देश पर सवाल खड़े किए। छत्तीसगढ़ जिस राज्य के 14 नक्सल प्रभावी जिले हमें भाजपा की रमन सिंह सरकार ने विरासत में दिए हैं, उस छत्तीसगढ़ राज्य में परिवहन नाकों में ट्रकों की तलाशी होती है। कई बार ट्रकों में विस्फोटक और अन्य सामग्री पकड़ी जाती है। इस जांच से भाजपा की केंद्र सरकार को क्या परेशानी है, ये समझ में नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ट्रकों का निर्बाध आवागमन चाहती है, लेकिन ट्रकों के निर्बाध आवागमन के साथ यदि विस्फोटकों का, हथियारों का निर्बाध आवागमन होगा तो यह राज्य की शांति व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। इधर प्रदेश में बीते 3 दिनों से अच्छी बारिश होने से बांधों का जल स्तर बढ़ा है। बावजूद इसके कृषि के लिए जैसी बारिश अपेक्षित थी वैसी नहीं हो पाई। धान का कटोरा अभी भी बारिश के मामले में ठीक से भर नहीं पाया है। आज कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने अपनी सरकारी निवास में प्रेस वार्ता कर सूखे, एमएसपी और राजनीति से जुड़े अनेक मुद्दों पर सरकार का पक्ष रखा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शहरों में और केवल अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा सूखे की स्थिति नहीं है। अभी 3-4 दिन के बारिश से लगभग खरीफ के फसलों में जान आ गई है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं 11-12 ज़िले ऐसे हैं जहां वर्षा कम हुई थी, जहां जो धान की रोपाई हो गई थी या बुआई हो गई थी, उनके पौधों को जो ग्रोथ मिलना चाहिए उसकी कमी आई है। कुछ ज़िलों में फसल को हम लोग ये मान के चल रहे हैं, जो प्रशासन से हम लोगों ने जानकारी लिया है, जो कलेक्टरों से लगातार समीक्षा की जा रही है, 25% से 30% फसलों का नुकसान हो चुका है। लेकिन अभी भी बारिश होने से फसल तो प्रदेश में होगा। शेष ज़िलों में जहां बारिश अच्छी है वहां काफ़ी अच्छी फसल है। हम लोगों ने हमारे जलाशयों में पानी कम था, उसके बावजूद भी हमने किसानों के लिए पानी छोड़ दिया था। तो जहाँ जहाँ हमारा सिंचाई का रकबा है वहाँ तो हमने लगभग पानी अंतिम छोर तक पहुँचाने का प्रयास किया और उसमें सफल भी हुए। तो जो हमारा 12 लाख हेक्टेयर का जो सिंचित क्षेत्र है उसमें हम 10.5 से 11 लाख हेक्टेयर में पानी दे चुके थे। तो वहाँ फसलों की हालत बहुत ख़राब नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ बारिश कम हुई थी वहाँ निश्चित रूप से थोड़ी स्थिति किसानों के सामने नुकसान की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि विभाग के अधिकारियों को, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को, राजस्व विभाग के अधिकारियों को, जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं
और आने वाले समय में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी कलेक्टरों की समीक्षा बैठक करेंगे और इसका पूरा आकलन करने के बाद आने वाले समय में उसकी कार्य योजना बनाई जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को क्रमशः सड़कों पे नहीं उतरना चाहिए, उनको सड़कों पे रहना ही चाहिए। उनकी प्रभारी पुरंदेश्वरी जी ने छत्तीसगढ़ में आकर के जो अनर्गल प्रलाप किया था, उनके प्रभारी शिव प्रसाद जी ने इस प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का किसान चेहरा होना है। राजिम में आगामी 28 सितंबर को किसान महापंचायत बुलाई गई है। इस महापंचायत में प्रदेश भर से हजारों किसान जुटने वाले हैं। जानकारी देते हुए आयोजन के संचालक मंडल सदस्य तेजराम विद्रोही ने बताया कि इस महापंचायत में राष्ट्रीय किसान नेता राकेश टिकैत, दर्शन पाल सिंह, योगेंद्र यादव, मेघा पाटकर समेत कई राष्ट्रीय किसान नेता मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे, जहां प्रदेश और केंद्र सरकार के किसान विरोधी कानून को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के कृषि कानून को रद्द किए जाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदी किए जाने को लेकर किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, जहां बड़ी संख्या में किसानों के जुटने का दावा भी इन्होंने किया। केंद्र सरकार के द्वारा जो किसान विरोधी, कारपोरेट परस्त, कृषि विरोधी जो कानून लाया गया है, उन तीनों कानून को रद्द करने की मांग को लेकर और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर के ये आंदोलन जारी है। और ये किसान महापंचायत जो छत्तीसगढ़ में होने जा रही है, ये देशव्यापी किसान आंदोलन का एक स्वरूप है। ये जो आयोजन किया गया है, जिसे संबोधित करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं चौधरी राकेश टिकैत जी, डॉक्टर दर्शन पाल जी, योगेंद्र यादव जी, मेधा पाटकर जी, डॉक्टर सुनेलम जी, ये सारे लोग आ रहे हैं और एक छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन को इससे एक नया और दिशा मिलेगी। आज राजधानी में सुपोषण माह 2021 के तहत सुपोषित छत्तीसगढ़ परिदृश्य एवं चुनौतियों पर संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर के महिला एवं बाल विकास अधिकारी और यूनिसेफ के कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ पर है जो अपना प्रस्तुतिकरण। राष्ट्रीय पोषण माह चल रहा है, इसके वजह से हम लोग छत्तीसगढ़ में भी पोषण अभियान को पूरे जन जन तक, लोगों तक पहुँचाने के लिए, जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और अभी हमारे बीच बहुत से ऐसे विषय विशेषज्ञ लोग भी उपस्थित हैं, जो विभाग को कई तरह की सलाह भी उनसे आएगी, उन्हें भी हम लोग विचार करेंगे और उस क्षेत्र ज़मीनी स्तर पर हम लोग धरातल में डालने की कोशिश करेंगे। ये कुपोषण एक बड़ा मुद्दा है। ये के लिए हम अलग अलग कार्यक्रमों को राज्य सरकार को मदद करते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम हैं। अभी इस महीने हम इस माह का उद्देश्य है, ये पूरा माह का उद्देश्य है वो पोषण के बारे में, एनीमिया के बारे में ज़्यादा जागरूकता बनाना है। इसका उद्देश्य से हम सभी कार्यक्रम को मदद करते हैं। राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत 1 सितंबर से 30 सितंबर तक भारत सरकार के निर्देश में पोषण माह का आयोजन किया जाना। इसको 4 भागों में भारत सरकार ने बांटा है, जिसमें कि जन जागरूकता के लिए प्रयास जो किए जा रहे हैं उसको 4 भागों में बांटा है, और जिसमें हम लोग अभी तक साइकिल रैली किए हैं, और ये दूसरा सप्ताह जो है हम लोगों का पोषण संगोष्ठी के रूप में मना रहे हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक हो, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं कार्यक्रम सुभाष की बात। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं हिंदी दिवस की। 14 सितंबर 1949
यानी 1949। यदि कोई बच्चे से मैं 1949 कहूँगा तो पूछेगा 49 क्या होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ 1949 को संविधान सभा ने एक मत से ये फैसला किया था कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा होगी। और उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। हिंदी दरअसल एक बहुत संवेदनशील भाषा है जो बहुत सारी बोलियों से बनी है, जिसके लिए कहा जाता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग हिंदी आसानी से समझ लेते हैं। जब 1949 में भारत की राष्ट्रभाषा क्या हो और भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय के अनुच्छेद 343(1) में इसको वर्णित किया गया कि इसके अनुसार संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। और यही वजह है कि हम अपनी देश की भाषा राष्ट्रभाषा हिंदी कहते हैं। पर हमने ये देखा कि भलाई कहने को हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी बनी, पर जो दक्षिण के राज्य थे उन्होंने इसका विरोध किया और अंग्रेजी धीरे धीरे एक वैश्विक भाषा के रूप में पूरी दुनिया में छाई। जब हमारे यहाँ यूपीएससी की परीक्षाएं होने लगी, यूपीएससी के में परिणाम जब आए तो उसमें 97% अंग्रेजी के विद्यार्थी सफल हुए। और जो कर्मचारी चयन आयोग है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसको कहते हैं, उसमें भी अंग्रेजी का बोलबाला हुआ और जो हिंदी थी वो धीरे धीरे हाशिए पे चली गई। तो कुल मिलाकर हम कहें कि जो रोजगार की भाषा थी या जिससे हमको रोजगार मिल सकता था, दूसरा जो एक अभिजात्य की भाषा थी, उस भाषा ने उस पर अंग्रेजी का कब्जा हो गया। तो लोगों को लगा कि जो समाज का अभिजात्य है, जो अंग्रेज़ों के समय से था, जो साहब बहादुर थे और उसके बाद की जो पीढ़ी थी जिसको अंग्रेजी आने लगी, वो थोड़ा सा अपने आप को हिंदी वाले से ऊपर समझने लगा। पर इसी बीच में जब ग्लोबलाइजेशन आया, उदारीकरण आया और बाज़ार आया, तो बाज़ार देखता है कि उसका सामान कहाँ बिकेगा और उसका सामान खरीदने वाले वो लोग थे जो क्षेत्रीय भाषा और इसमें खास करके हिंदी का बाज़ार था। तो जब हिंदी का बाज़ार आया तो बहुत सारे जो नए प्लेटफॉर्म हैं, हम चाहे OTT प्लेटफॉर्म कहें, चाहे विश्व का सिनेमा कहें, उन्होंने अपनी फिल्मों को हिंदी में अनुवादित कराया और क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित कराया, क्योंकि उनको अपनी फिल्में बड़े बाज़ार में बेचनी थी। आज बड़ी से बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, उसको मालूम है कि उसके ग्राहक कहाँ हैं, तो वो अपने ग्राहक को देखती है, अपने उपभोक्ता को देखती है। तो यहाँ पे भाषा बाज़ार के साथ जुड़ गई। सरकार ने जरूर हिंदी की बात की, पर सरकारी कामकाज की भाषा में अंग्रेजी, अभी भी लोग लंबी लंबी नोटशीट अंग्रेजियों में लिखते हैं। छत्तीसगढ़ की हम बात करें, छत्तीसगढ़ में ऐसे तो राजकाज की भाषा हिंदी थी, पर जब राज्य बना और छत्तीसगढ़ी हुई तो छत्तीसगढ़ को भी राज्य की भाषा बनाने के लिए प्रस्ताव पास हुआ। राजभाषा परिषद, छत्तीसगढ़ी भाषा परिषद भी बना, सब कुछ हुआ। तो दरअसल हिंदी की स्थिति इसलिए भी खराब हुई कि उसको कहीं ना कहीं ये बताया गया कि इससे रोजगार नहीं मिलता। रोजगार की भाषा अंग्रेजी है। पर धीरे धीरे कालांतर में जब अंग्रेजी स्कूल बढ़े और बहुत सारे अंग्रेजीदा लोग बेरोजगार होकर घूमने लगे, तब लोगों की समझ में आया कि दरअसल भाषा अकेले से रोजगार सृजित नहीं होता, उसके लिए हुनर भी चाहिए। 2019 में चयनित 829 अभ्यर्थियों में हिंदी माध्यम वाले जो अभ्यर्थी थे वो 317वां उनका स्थान था। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में 7 लाख परीक्षार्थी शामिल होते थे। उसमें 13% जो परीक्षार्थी हैं वो मुख्य परीक्षा के लिए अपनी अहर्ता प्रमाणित कर पाते। ऐसी दशा में 0.01% अंक का भी महत्व होता है। परीक्षार्थियों की निर्धारित समय सीमा के भीतर ही उनको लिखना होता है। तो यहाँ पर हिंदी माध्यम का विद्यार्थी यदि प्रश्न को समझने के लिए अंग्रेजी की ओर देखेगा तो ऐसे में निश्चित रूप से उसके बहुत सारे प्रश्न छूटेंगे और उसका पिछड़ना तय है। तो हम देखते हैं कि हमारे देश की जो बड़ी नौकरशाही की परीक्षा है या केंद्र सरकार की जो छोटी सरकारी नौकरी की परीक्षा है, उसमें निश्चित रूप से जो हिंदी का विद्यार्थी था वो पिछड़ता गया। तो माँ बाप को लगने लगा कि अगर बच्चे को रोज़गार चाहिए, सरकारी नौकर बनाना है या उसको लोग समझें, तो अंग्रेजी की ओर भागे। हिंदी राष्ट्रभाषा है, पर उस तरह से राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई, क्योंकि सरकारी बोली भाषा में हिंदी को जितनी महत्ता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। हमारे ब्यूरोक्रेट, हमारे नौकरशाह
और हमारे सिस्टम ने इस तरह से प्रचारित किया कि हिंदी में बहुत सारी चीज़ें नहीं, ना इंजीनियरिंग की चीज़ है, ना मेडिकल की चीज़ है, ना विज्ञान की चीज़ है, पर बाज़ार ने बताया कि अगर इससे पैसा मिलता है तो हम सब कुछ सारे सॉफ्टवेयर बना देंगे, जो भी लोगों को चाहिए बना देंगे। आज सारी विदेशी फिल्में हिंदी में या तो सबटाइटल हैं उसके, या वो डब होकर मिल रही है। इसी तरह के हमारे देश की अन्य बोली भाषा की फिल्में भी हमको देखने हिंदी में मिल रही हैं। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2012-13 के दौरान सरकेगुड़ा और एडसमेटा में हुई मुठभेड़ का मामला फिर एक बार प्रकाश में आ गया है। मामले में जांच के लिए आयोग का गठन सरकार ने किया था, जिसने जांच कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस रिपोर्ट में पुलिस कर्मियों को दोषी पाया गया है, जिसके बाद दोषियों पर उचित कार्रवाई की मांग को लेकर आदिवासी समाज के लोग राज्यपाल से मुलाकात करने जा रहे हैं। इस आदिवासी समाज के कार्यकारी अध्यक्ष BS रावटे ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2012 और 13 के दौरान सारकेगुड़ा और एडसमेटा में मुठभेड़ की बात सामने आई थी। इसको लेकर आयोग भी गठित किया गया था, जिसके बाद इस मामले में पूरी जांच की जा रही थी। जांच कर रिपोर्ट भी सामने आ गई है, लेकिन अब तक जो रिपोर्ट है वो सामने नहीं लाई जा रही है। इसको लेकर जो है लगातार कार्रवाई की मांग आदिवासी समाज कर रहे हैं और एक बार फिर कार्रवाई की मांग को लेकर आदिवासी समाज राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं। हमारे साथ आदिवासी समाज के कार्यकारी अध्यक्ष भी मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की मांगे आप लोग राज्यपाल महोदय के सामने रखने जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब सारकेगुड़ा का जो पुलिस का मुठभेड़ हुआ था, मुठभेड़ का नाम दिए थे पुलिस, तब भी हम लोग जांच की मांग किए थे। उसकी जांच रिपोर्ट आई थी तो पुलिस अधिकारियों को ही दोषी पाया गया, क्योंकि हमारे जो आदिवासी भाई हैं वो मई जून में बीज पंडुब मनाते हैं। खेती करने के पहले बीजों की पूजा समूह में इकट्ठा होकर करते हैं, और इन लोग अचानक आक्रमण कर दिए और बाद में रिपोर्ट आया तो उसमें पूरे पुलिस वाले दोषी पाए गए और गांव वाले नक्सलाइट नहीं थे, गांव वाले ही थे, ऐसा साबित हुआ। उसमें बच्चे भी शामिल थे। तो हम लोग उसी समय जांच के रिपोर्ट की जांच का मांग किए थे, और जो लोग अपराधी हैं, दोषी साबित हुए पुलिस वाले, उनके ऊपर कार्रवाई के लिए आयोग ने अनुशंसा भी किया है, लेकिन अभी तक किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया है। कोई बड़ा नाम जिनके ऊपर कार्रवाई की मांग आप लोग कर रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर लगातार बातें सामने आ रही है, क्या कहें? जैसे अभी एडसमेटा की घटना है जिसमें 8 लोग मारे गए, 4 बच्चे हैं। जांच रिपोर्ट को भी इन लोग ओपन नहीं कर रहे हैं, बोलते हैं विधानसभा में हम रखेंगे। तो जांच जब रिपोर्ट आ गई तो उसमें तो आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, वो क्या नियम है कि आप बता नहीं सकते। ठीक है, रिपोर्ट मत दो, लेकिन बयान तो दे सकते हैं कि सही है गलत है। 8 साल तक ऐसे ही दबाए रखे। अब जो बच्चे उस समय बच्चे थे वो कैसे नक्सलाइट हो सकते हैं, और उसके परिवार की क्या स्थिति होगी। मैं वो जिसके ऊपर वो करना है FIR करना, हम FIR की मांग कर रहे हैं राज्यपाल से। आज मिलने का टाइम मांगे हैं, आज मिलता है कल मिलता है, वो उनके ऊपर है, लेकिन हमारी पूरी तैयारी है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि उस समय का DGP, जहाँ जो भी DGP रहा है और IG रहा है, SP रहा है उस क्षेत्र में, उसके बाद गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ये दबाए हैं मुद्दे को। आदिवासी समाज ने स्पष्ट जांच कहा तो उस समय नहीं माने, तो इनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि आदिवासियों को बस्तर से उजाड़ने का जो प्रपंच चल रहा है वो ख़त्म होना चाहिए। ये थे हमारे साथ सर्व आदिवासी समाज के कार्यकारी अध्यक्ष रावटे जी, जिन्होंने इन तमाम तरह की चीज़ें बताई है कि किस तरह से जो घटना हुई थी उसके बाद पूरे मामले पर लीपापोती किया गया था, जिसके बाद अब पूरे ही मामले को जाँच की मांग को लेकर ये राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं, और जो भी लोग इसमें पूरे दोषी साबित हो रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आए हैं। देखने वाली बात हुई कि राज्यपाल से मुलाकात के बाद आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाइयां सामने आती है। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट, VIP न्यूज़ रायपुर। छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर के 975 पदों पर भर्ती होगी। इन पदों पर भर्ती के लिए राज्य सरकार ने अनुमति दे दी है, जिसके बाद DGP DM अवस्थी ने भर्ती के लिए एक उच्च स्तरीय समिति भी बनाई है। बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक 975 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाए जाएंगे। इस भर्ती की खबर मिलने के बाद एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है। पिछली सरकार के कार्यकाल यानी 2018 में सब इंस्पेक्टर के 655 पदों के लिए पूर्व में जिन अभ्यर्थियों से आवेदन मंगाए गए थे उनकी परीक्षा अब तक नहीं हुई।
ऐसे अभ्यर्थियों का आखिर क्या होगा? क्या उनके मामलों पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी? इस मामले पर फिलहाल सरकार ने चुप्पी साध रखी है। सरकार के द्वारा 975 पदों पर सब इंस्पेक्टर की भर्ती नए सिरे से लेने की खबर अखबार के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। अब इसमें विवाद की स्थिति यह बन रही है कि जो पुराने अभ्यर्थी थे जिन्होंने 2018 में आवेदन किया हुआ था, उन्हें क्या फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा? और क्या उनकी उम्र सीमा जो पार हो चुकी है उन्हें इसके लिए कोई छूट प्रदान की जाएगी? इस प्रकार से कई सारे सवाल जो है पुराने अभ्यर्थियों को लेकर आ रहा है। इसके बारे में सरकार ने किसी प्रकार का स्पष्टीकरण भी अभी तक नहीं दिया गया है। जो खबर निकल कर आई है उसमें सिर्फ यही कहा गया है कि नए सिरे से फॉर्म भराया जाएगा 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। इसमें सरकार एक लाइन और ऐड करके बता सकती थी कि पुराने अभ्यर्थियों को आवेदन करने की आवश्यकता है कि नहीं है। अब इससे क्या होगा कि मान लीजिए सरकार सबसे फिर से आवेदन भरवाती है तो जो पुराने आवेदन कर चुके हैं वो इसको लेकर कोर्ट जा सकते हैं कि हमें जो है कि हमने जो है पहले आवेदन किया हुआ है तो हमें फिर से आवेदन करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। और 1600 रुपये की बात है, कई लोगों के लिए 1600 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती है, कई दिन की आजीविका होती है उनकी, तो उनसे फिर से फॉर्म भरवाना ये तो एक प्रकार से अन्याय ही होगा। और जांजगीर चांपा जिले में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय योजना के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के रूप में उनकी राजनीतिक उपलब्धियों को रेखांकित करने हेतु आगामी 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण कार्यक्रम मनाया जाएगा, जिसके तहत वैक्सीनेशन, ब्लड डोनेशन और स्वच्छता जैसे सेवा कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। प्रदेश में माननीय मोदी जी के जो जन्म उत्सव है 17 सितंबर को, उसके पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। इसी निमित्त में आज जांजगीर जिले की बैठक रखी गई थी, जिसमें 17 सितंबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उसमें सेवा और समर्पण के कार्यक्रम हैं, इसमें रक्तदान शिविर भी होगा, फलों का वितरण है, बैगों का वितरण है, तालाब नालों की सफाई है। और इसी बीच में 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी की जयंती है, जिसको हम बूथ स्तर पर मनाते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती है, इसको भी हम पूरे बूथ स्तर पर मनाएंगे। तो इस तरह के लगभग 9 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिस हेतु आज भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय जांजगीर में ये बैठक प्रमुख कार्यकर्ताओं के बीच रखी गई थी। आने वाले समय में माननीय मोदी जी 7 अक्टूबर 2001 को वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में काम प्रारंभ किए थे, जो अनवरत रूप से लगातार इस देश की सेवा कर रहे हैं। तो उनके जो सेवा कार्य हैं, समर्पण हैं, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में बूथ स्तर में पूरे जांजगीर जिला में कार्यक्रम आयोजित करेगी। पहली बार गरियाबंद पहुंचे जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अमित जोगी ने बेरोजगारी और वृद्धा पेंशन के मुद्दे पर अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने कहा कि 2023 में छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय पार्टी की सरकार बनेगी। छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा और कांग्रेस की सरकारों को देख चुकी है, अब इस निज़ाम को बदलने की बारी है। हमेशा गरियाबंद के लोगों ने अपना प्यार दिया है मेरे परिवार को, इस बार भी वैसा ही प्यार देखने को मिला, जिससे मैं अभिभूत हूँ। हमारी पार्टी ने पिछले 2 महीनों में प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर तक समितियों का नए सिरे से गठन किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अधिकांश जो लोग आज आए हैं उनमें से नए लोग ज़्यादा हैं, तो नए सिरे से हम लोगों ने समितियों का ब्लॉक स्तर तक, प्रदेश से लेकर ब्लॉक स्तर तक गठन किया है। और आने वाले दिनों में हम लोग सदस्यता अभियान चलाएंगे, लोगों को सीधे पार्टी से जोड़ेंगे। और जो जोगी जी का अधूरा सपना एक रह गया था कि 2023 में छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों की सरकार बने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ।